जय हिंद दोस्तों, मैं दिलीप वर्मा। मेरे YouTube चैनल ऑपरेशन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आपको अगर मेरा काम पसंद आता है तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए और मेरे साथ बने रहने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। और आज के लेक्चर में हम विस्तार से ये समझने का प्रयास करेंगे कि अभी हाल ही में निर्वाचन आयोग के द्वारा 16 मार्च 2024 को 18वीं लोकसभा यानी कि 2024 में जो लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं उसकी घोषणा की गई। इसके साथ ही चार राज्यों की विधानसभा के चुनाव की भी घोषणा की गई। इसमें 4 राज्यों में उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के साथ साथ सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, इन 4 राज्यों की विधानसभा के चुनाव की घोषणा भी की गई। तो हम विस्तार से ये समझने का प्रयास करेंगे आज के लेक्चर में कि हमें कैसे उम्मीदवारों का चुनाव करना चाहिए, कैसे राजनीतिक दल उम्मीदवारों को वोट करना चाहिए और हमें कैसे हम अपने वोट का प्रयोग कैसे करें। हम अपने मतदान, जो हमें संवैधानिक अधिकार है, एक लीगल राइट है और संवैधानिक अधिकार हमको मिला है, यानी कि राइट टू वोट। और ये राइट टू वोट हमको जो संविधान ने दिया है, हमारे संविधान द्वारा प्रदत्त है, यानी कि हम देश में डेमोक्रेसी में रहते हैं। इस डेमोक्रेसी के खूबसूरती के लिए और इस डेमोक्रेसी के सस्टेन के लिए हमारे संविधान के द्वारा, इस डेमोक्रेसी को बचाए रखने के लिए हमारे संविधान के द्वारा हमें राइट टू वोट दिया गया है। अर्थात हम हर 5 साल में किसी सरकार को चुनते हैं, किसी राजनीतिक दल, यानी कि किसी राजनीतिक दल जो होते हैं उनमें से हम अच्छे राजनीतिक दलों, किसी राजनीतिक दल को हम चुनते हैं, वही सरकार में बैठते हैं और 5 साल तक वो राजनीतिक दल सरकार में आता है और हम शासन नहीं करते हैं क्योंकि हम सर्वोच्च हैं। तो हमारी अंतिम संप्रभुता हम में निहित है, तो हम अपनी सरकार को चुनते हैं। तो हम 140 करोड़ है, तो हम शासन गवर्नेंस नहीं कर सकते, तो हम अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन व्यवस्था को संचालित करते हैं, यानी कि हम अपनी सरकार को चुनते हैं और हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं वो सरकार को चलाते हैं। तो यही हम समझने का प्रयास करेंगे कि डेमोक्रेसी में हमें अपने मतदान का प्रयोग किन मुद्दों पर करना चाहिए, किन मुद्दों पर नहीं करना चाहिए। क्योंकि अभी हाल ही में इलेक्शन कमीशन के द्वारा 16 मार्च 2024 को लोकसभा के, यानी कि 18वीं लोकसभा के जो चुनाव की घोषणा कर दी गई है, आम चुनाव की घोषणा कर दी गई है। अभी इससे पहले जो 17वीं लोकसभा थी उसका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। 18वीं लोकसभा के चुनाव हैं वो 7 चरणों में निर्वाचन आयोग के द्वारा कहा गया है कि हम 7 चरणों में इन चुनाव को संचालित करेंगे। तो पहला चरण जो है 19 अप्रैल को प्रारंभ होगा और साथ ही जो है अंतिम चरण जो है 1 जून को होगा और 7वां चरण जो है 1 जून को जो है संपन्न होगा और 4 जून को जो है इन आम चुनाव की गणना की जाएगी। और ये जो चुनाव है, यानी कि हम लोकसभा के 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है, आम चुनाव है, इसमें हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। तो अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, तो ये ना केवल हम अपने प्रतिनिधियों का चुनाव है, ना केवल विधानसभा का चुनाव है, बल्कि ये हमारे भविष्य का भी चुनाव है कि हम 5 साल में हमारा भविष्य कैसा होगा, हम पर कौन शासन करेगा, हमारे प्रतिनिधि कैसे होंगे, इसका भी चुनाव है। वो हमारे लिए कौन कौन सी पॉलिसी बनाएंगे, कौन कौन सी नीति निर्माण का काम करेंगे, ये उसका भी चुनाव है। और साथ या हमारे भविष्य के साथ साथ देश के भविष्य का भी चुनाव है। तो हमारा देश की विदेश नीति क्या स्वरूप होगा, हमारे देश में यानी कि भारत में हम लोगों के लिए कौन कौन सी नीति बनेंगी, कौन कौन से प्रोग्राम बनेंगे हमारे लिए, इस तरीके का भी हमारे भविष्य का भी चुनाव है। ना केवल देश के नागरिकों बल्कि भारत के भविष्य का भी चुनाव है। तो ये चुनाव हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा 16 मार्च 2024 को लोकसभा के चुनाव की घोषणा की गई, साथ ही 18वीं लोकसभा के चुनाव की घोषणा की गई, इसके साथ ही 4 राज्यों की विधानसभा के चुनाव की घोषणा भी की गई। जब घोषणा की गई, देश के प्रधानमंत्री ने कहा, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम 2024 की जो लोकसभा के चुनाव है उसके लिए देश पूरी तरह तैयार है। इसके साथ ही एनडीए पूरी तरह तैयार है, बीजेपी जो पार्टी है वो पूरी तरह तैयार है। और उन्होंने कहा कि देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र का महापर्व प्रारंभ हो चुका है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। और उन्होंने ये बात भी कही कि मुझे इस देश के 140 करोड़ जो देश के नागरिकों के आशीर्वाद से, साथ ही 97 करोड़ जो मतदाता हैं उनके हमें तीसरी बार भी प्राप्त होगा, यानी हमें तीसरी बार भी 97 करोड़ मतदाताओं के साथ साथ जो है देश के नागरिकों का भी साथ मिलेगा, यानी कि उनका भी हमें आशीर्वाद मिलेगा। उनके आशीर्वाद से हम तीसरी बार सरकार बनाएंगे। लेकिन विपक्ष के द्वारा इस बात को कहा जा रहा है कि ये जो 2024 के जो आम चुनाव है, 2024 के लोकसभा के चुनाव है, यानी कि 18वीं लोकसभा के चुनाव है, विपक्ष के द्वारा ये कहा जा रहा है, यानी कि इंडिया अलायंस के अधिकांश नेताओं और राजनेताओं के द्वारा ये बात कही जा रही है कि उनका ये कहना है
कि देश की परिस्थितियों, देश की राजनीतिक व्यवस्थाओं, देश की एजेंसियों के रवैयों को ध्यान में रखते हुए, रूल ऑफ लॉ को ध्यान में रखते हुए, रूल ऑफ लॉ को देखते हुए उनके द्वारा उनके खिलाफ जो कार्रवाई की गई है, तो उनके द्वारा और देश में जो परिस्थितियों का माहौल है, मीडिया की स्थिति को देखते हुए, सामाजिक आर्थिक स्थिति को देखते हुए, लोगों पर बढ़ते जुल्म को देखते हुए, लोगों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए, गरीबी, भुखमरी, इन सब समस्याओं को देखते हुए विपक्ष के द्वारा यह कहा जा रहा है कि ऐसी हालत में उन्होंने कहा कि विपक्ष के द्वारा इस चुनाव को 2024 के लोकसभा चुनाव को इस तरीके से देखा जा रहा है। उन्होंने कहा ये करो और मरो का नारा है। उन्होंने कहा कि इसके बाद लोकसभा के चुनाव होंगे ही नहीं, और उन्होंने कहा कि अंतिम चुनाव है, ये लोकतंत्र को बचाने के चुनाव है, यानी कि ये संविधान को बचाने के चुनाव है। और उन्होंने ये बात को कहा कि अगर बीजेपी सरकार या एनडीए सरकार जब या बीजेपी सरकार सत्ता में आती है, यानी कि तीसरी बार देश नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, तो इस देश में संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। तो इस आधार पर उनको कहा जा रहा है कि देश में जिस तरीके का माहौल है, और इस आधार पर ईडी की जो बड़ी बड़ी एजेंसी हैं जैसे ईडी है, सीबीआई, इस सब संस्थाओं का जो विपक्ष पर जो टारगेटेड तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, तो इस तरीके से विपक्ष के द्वारा यह कहा जा रहा है जो इंडिया अलायंस है, जो बीजेपी के अगेंस्ट जो चुनाव में खड़ा है, चुनाव में लड़ रहा है, तो उसके द्वारा यह बात कही जा रही है कि ये अंतिम चुनाव है, ये संविधान बचाने का चुनाव है। और विपक्ष इस चुनाव को यानी कि 2024 के चुनाव को करो और मरो के रूप में भी देख रहा है। और साथ ही इसमें कुछ ऐसे दल हैं जो ना एनडीए का हिस्सा है, ना ही जो है इंडिया अलायंस का हिस्सा है, जिसमें बीएसपी है, श्रोमणी अकाली दल है पंजाब का, यूपी की जो बीएसपी पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी, साथ ही ऑल इंडिया डीएमके तमिलनाडु की वो पार्टी इन दोनों संगठन का हिस्सा नहीं है, यानी कि दोनों गठबंधन का, दोनों अलायंस का हिस्सा नहीं है। इसके साथ ही एक पार्टी और है वाईएसआर आंध्र प्रदेश की पार्टी, वो भी इसका जो है अलायंस का हिस्सा नहीं है। साथ ही उड़ीसा की बिजू जनता दल जो नवीन पटनायक की पार्टी है, वो भी इस गठबंधन का अलायंस नहीं है। तो विस्तार से इसी हम समझेंगे कि अभी निर्वाचन आयोग ने 7 चरणों में के चुनाव यानी कि 2024 के लोकसभा के चुनाव कराने की घोषणा की गई है। तो पहला चरण 19 अप्रैल को प्रारंभ होगा और अंतिम जो 7वां जो चरण है वो जो है 1 जून को संपन्न होगा, यानी कि 1 जून को समाप्त होगा। और साथ ही 4 जून को इस 2024 की लोकसभा के चुनाव की मतगणना होगी, यानी कि रिजल्ट आएगा, उसमें रिजल्ट डिक्लेयर होगा और उसी दिन पता चल जाएगा कि देश में किसकी सरकार बनती है और किसकी सरकार नहीं बनती है। तो ये भी उसी दिन मतगणना के समय पता चल जाएगा कि एनडीए बहुमत में आती है कि इंडिया अलायंस बहुमत में आता है। और साथ ही 543 लोकसभा के अपने लोकसभा के प्रतिनिधियों को चुनेंगे, जो निम्न सदन का चुनाव है। ये 543 जो है यही जो है प्रतिनिधि जो है देश के प्रधानमंत्री, जिस राजनीतिक दल को 543 में से बहुमत मिलेगा, यानी कि लगभग 50% से 1 सीट ज्यादा मिलेगी, यानी कि लगभग 272 सीटें जिस राजनीतिक दल को प्राप्त होंगी लोकसभा में, वही जो है पार्टी बनाएगी, उसी देश का उसी राजनीतिक दल का प्रधानमंत्री होता है। तो बहुमत के लिए 275 273 का आंकड़ा पार करना होता है किसी भी गठबंधन या राजनीतिक दल को प्रधानमंत्री बनने के लिए निम्न सदन में। ये जो है ना केवल लोकसभा का चुनाव है, 2024 के आम चुनाव है, बल्कि ये देश के प्रधानमंत्री का भी चुनाव है, ये देश के भविष्य का भी चुनाव है, ये नागरिकों के भविष्य का भी चुनाव है कि आगामी 5 सालों में, आने वाले 5 सालों में देश में कौन कौन सी नीति बनेगी देश के नागरिकों और के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए, आपके कल्याण के लिए, हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, आपका वेलबींग स्टैंडर्ड करने के लिए, वेलबींग को बेटर करने के लिए, जीवन स्तर में सुधार करने के लिए कौन कौन सी सरकार के द्वारा नीति बनाई जाएंगी, इस तरीके का यानी कि आपके भविष्य का भी चुनाव है। तो हमें इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमको संविधान के द्वारा राइट्स प्रदान की गई, हमें राइट टू वोट जो है संविधान के द्वारा दिया गया है, किसी राजनीतिक दल के द्वारा नहीं। और इस देश में हम सर्वोच्च हैं, हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, हम भारत के लोग, यानी कि अंतिम संप्रभुता हमारे राजनीतिक दलों में निहित नहीं है, किसी अधिकारियों किसी विशेष वर्ग में निहित नहीं है, किसी विशेष उपजाति या जातियों में निहित नहीं है, बल्कि हम सब लोग, सभी धर्म के लोग, सभी जातियों के लोग, जब हम सब बात करते हैं तो हम भारत के लोग कहलाते हैं। और इन सब भारत के लोगों में ही अंतिम संप्रभुता निहित है और हम ही लोग जो है अपनी सरकार को चुनते हैं। ये हमें संविधान के द्वारा अधिकार दिया है, यानी कि लोकतांत्रिक प्रणाली में, यानी कि लोकतंत्र ने हमको अधिकार दिया है और यही लोकतंत्र है, यानी कि जनता का शासन जनता के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है, वही लोकतंत्र है। इसमें हमको अधिकार मिले हैं तो हम अपने अधिकार का प्रयोग कैसे करें, किन राजनीतिक दलों को चुनें, यही सबसे बड़ी बात है। क्या हमें अपने राजनीतिक अधिकार का प्रयोग या हमें वोट का प्रयोग
हमें ऐसे राजनीतिक दलों को करना चाहिए जो मुद्दाहीन राजनीति करते हैं, जो हमें इस देश में नफरत फैलाना चाहते हैं, जो हमें आपस में लड़ाना चाहते हैं, विभिन्न जातियों को आपस में लड़ा देते हैं और जो है हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाते हैं, या फिर जो है हमको विभिन्न सांप्रदायिकताओं बांटकर जो है हमको जो है आपस में बांटकर जो है वोट मांगते हैं। हमें ऐसे उम्मीदवार को चुनना चाहिए, ऐसे राजनीतिक दलों को चुनना चाहिए। तो उस राजनीतिक दल की आइडियोलॉजी क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि